अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा। व्यूअर्स, अक्सर जब बात की जाती है एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी की तो बार बार हम यही कहते हैं कि टैक्स दे देकर और इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कुव्वत खरीद में खातिर ख्वाह कमी आई है और आने वाले दिनों में हो सकता है उसका लाइफस्टाइल, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हद तक मुतासर हों। इसके लिए भी साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखा जाए, हिलरी क्लिंटन के हालिया बयान की तरफ देखा जाए तो उनका ख्याल अभी भी यही है कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज वेरी वाइड और पुअर के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जहां हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं, ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तानीज शुड बी एबल टू डिग डीपर इन देयर ओन पॉकेट्स। पाकिस्तान के जो वेल्दी हैं, जो अमीर तरीन तबके हैं, उनमें जरूरत इस बात की है कि बढ़ावा दिया जाए कि वो हुकूमत वक्त को टैक्स दें। टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हमेशा फेडरल बजट से पहले की जाती है या फिर सियासी बयानात में इसकी आमेजिश आपको नजर आती है, लेकिन इसके लिए कोई खातिर ख्वाह स्ट्रैटेजी या कोई प्रैक्टिकल प्लान हमारे सामने नहीं है। हम आज इसी हवाले से बात करेंगे और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब को। ही इज द पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब भी कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए तो हमें रेजिस्टेंस नजर आती है। यानी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को टैक्स करने की बार बार बात की गई और एग्रीकल्चर ऑलरेडी टैक्स है, बट इनकम वाया एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक हमारे सामने कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस है। आपके लिए, आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली टैक्सेस तो एग्रीकल्चर पे भी हैं, टैक्सेस जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर्स पे भी हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो इन्फोर्समेंट का है और गवर्नमेंट की विल का है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बात बताऊं कि अगर आप एग्रीकल्चर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें जो कि ऑलमोस्ट 20% के करीब है, 20-21% से भी ज़्यादा है, और अगर उससे आप रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो पोटेंशियल वहाँ पर है, वहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, लॉ भी अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत मीगर अमाउंट जो वहाँ से आती है विच इज़ नॉट काउंट। लाइकवाइज अगर आप देखें सर्विस सेक्टर 53% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी। अब आप उसका टैक्स की जो वसूली देखें तो वो कोई अबाउट 30-31% के करीब होती है। तो इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 17% कंट्रीब्यूट करता है और हम उस पर कोई टैक्स की वसूली करने के लिए जाते हैं, अगर फर्ज करें उसकी एक्चुअल आमदनी पे, तो पता चलता है कि जी वो एक हड़ताल हो गई और एक पूरी मशीनरी को जो है वो पूरे मुल्क की मशीनरी को रोक लिया गया। तो गवर्नमेंट की विल वहाँ पे नहीं नज़र आती है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा जी ठीक है, चलें हम उसी से चलेंगे जो है अभी। तो इन्फोर्समेंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स में रिटेलर पर टैक्स लगा हुआ है। आज कितने रिटेलर्स जो हैं वो आप देखें, आपके सामने है कि कितने कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ग्रे चैनल्स बहुत हैं। हमने अब थोड़े दिनों पहले जब हम फ्लड के हवाले से देख रहे थे अब्दुल कादिर साहब कि एक सजेशन प्रेसिडेंट ऑफिस से आया या प्रेसिडेंट साहब ने भी उस पर अपनी यानी एक पुश या एक सपोर्ट का जिक्र किया। दैट वाज द वन टाइम टैक्स फॉर फ्लड रिलीफ। ये प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे नाफिज किया जाना चाहते थे हम, लेकिन आप ये बताएं कि इसकी जो अजम्पशंस थी उसको कई क्वार्टर्स से आर्ग्यू किया गया कि ठीक है जी, अगर किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड्स का अगर घर है, हो सकता है उसके पास इतनी लिक्विडिटी, इतना कैश फ्लो ना हो कि वो 50,000 यकमुश्त एज अ टैक्स डाल दे सके। तो बैठे बिठाए जो ये लोग एकदम से डिफॉल्टर जोन में आ जाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये फील करता हूँ कि जो हमारी जो लग्जरी जो हम जिसको लोग इंजॉय करते हैं और वो लग्जरी को जो एंजॉय करते हैं और वो फिर अगेन वो टैक्स के नेट में भी नहीं है। और उसकी भी वजह ये, हम बहुत सालों से ये कह रहे हैं कि जी आपने एक लॉ ये बनाया हुआ है कि जो लोग भी मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे उनसे नहीं पूछा जाएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज लाने की कॉस्ट जो है हम सबको पता है कि कोई 2% से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक तरफ ये अलाउ करेंगे कि जी आप जितना फॉरेन एक्सचेंज ले आएँ उसको आपको कोई नहीं पूछेगा, तो जाहिर बात है वो वेल्दी जो पर्सन है जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज से अपने पैसे कैश करवाए वो क्यों टैक्स के नेट में आएंगे, और कानूनी तौर पे भी आप उससे नहीं पूछ सकते। सही। तो जो वन टाइम वाली जो सजेशन थी वो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, बट मेरा ख्याल है कि जो 1963 से लेके और सन 2000 तक जो है वेल्थ टैक्स की लेवी थी, अगर उसको प्रॉपरली इन्फोर्स किया जाता और आज भी अगर उसको लगाया जाए, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल बात भी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उसको लगाने में कोई कबात नहीं है। हर आदमी बेशक उसका जो है उसका रेट जो है वो प्रोग्रेसिव कर दिया जाए
کہ جو کم ویلدی ہیں وہ کم تھوڑا سا ٹیکس دیں، بٹ جو ہائر ویلدی ہیں وہ ہائر ٹیکس دیں اس کو 2.5%. لیکن قادر صاحب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم ریسیشن کی طرف اگر دیکھتے ہیں، ون آف دا ریزنس پاکستان میں کوئی بھی بینک بینکرپٹ نہیں ہوا، اس کا صحرا کئی اینالیسس بات پہ باندھتے ہیں کہ جی ہمارے سینٹرل بینک کی جو پالیسیز تھی وہ اتنی اسٹرکٹ تھی کہ کوئی بھی شخص فارن کرنسی کو ریمٹ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا. سملرلی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر باہر سے پیسہ لے کے آ رہا ہے یا فارن ایکسچینج میں اس کو رکھ رہا ہے، مزید انسینٹیوز ان ویلدی لوگوں کو بھی دیے گئے. اب ان دونوں صورتوں میں اگر مزید ویلتھ ٹیکس کی گنجائش نہیں بنتی یا لوگ اگری نہیں کریں گے، ابھی بھی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں بھی ہوتی رہے گی، سو از دیٹ این افیکٹو میجر آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو ہے وہ ریمیٹنسز باہر نہیں جاتے. یہاں بلیک منی جنریٹ ہوتی ہے، اس کو منی چینجر کے توسط سے اس کو باہر بھیجا جاتا ہے اور وہی پیسہ گھوم کے پاکستان میں آ جاتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے ایک آپ نے لیگل پروٹیکشن دیا ہوا کہ جو پیسے آئیں گے اس کو پوچھا نہیں جائے گا. جہاں تک اسٹیٹ بینک کی اسٹرک وہ ہے، تو اسٹیٹ بینک نے سرٹن جو آئٹمز ہیں ان پہ ضرور انہوں نے اسٹرکٹ نظر رکھی ہوئی، لیکن منی چینجر کے تحت آپ جو چاہیں ریمیٹنس باہر بھیج دیں اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے منی چینجروں کی دکان کھولی ہوئی یہاں پہ، تو وچ از ناٹ دا فیکٹ. جہاں تک آپ ریسیشن کی بات فرما رہی ہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو جو اس پہ 5% ٹیکس کٹ جاتا ہے، وہ آلدو وہ ہے تو انکم ٹیکس، لیکن بیچنے والا وہ اس کو اس قیمت میں شامل کر لیتا ہے، اور جب قیمت میں شامل کر لیتا ہے تو وہ کاسٹ جو ہے وہ مہنگائی میں چلی جاتی ہے. تو ہم نے ایکچولی اپنے ٹیکس کا نظام کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. سمپل ہے. 1863 میں آدم اسمتھ نے اپنی بک میں کہا تھا کہ جس کو جو انکم ہو اس پہ ٹیکس لگا لیں. ٹیکس لگانے والوں کو ایماندار ہونا چاہیے، اس کی انفورسمنٹ پراپر ہونی چاہیے. جو آدمی جس آدمی پہ اس کا کلیکشن کا جو طریقہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. کہا جا رہا تھا کہ جب سی بی آر سے وہ ایف بی آر میں بنے گی تو وہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، جی ہیومن کانٹیکٹ کم ہوگا. لیکن قاضی صاحب سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ عام آدمی کے تاثر سے اگر میں آپ کو اس بات پہ مکمل کر دو. اب فرض کریں کہ اگر آپ کسی آدمی کو یہ اپرچونٹی نہیں دیں گے، 16 دسمبر 1999 میں اس کی ایک ایفرٹ کی گئی اور جتنے بھی اس طرح کے جو لاس تھے اس کو نکالا گیا، ٹھیک ہے. لیکن جب سن 2000 میں ایک آدمی جو ویلدی آدمی تھا وہ اپنی ویلتھ پہ ٹیکس دیتا تھا، اور اس سے اس وقت زمانے میں 2-3 بلین کے قریب ٹیکس بھی آتا تھا، اور اس میں بہت بڑی گنجائش تھی. ہم اس وقت بھی چیخ کے کہتے تھے کہ جتنی پجیروز ہیں ملک میں اتنے ویل ٹیکس کے اسیسی نہیں ہیں. تو اگر انفورسمنٹ پراپر ہوتی ہے اور پجاروں کا حساب نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ پڑا ہوا ہے. لیکن چونکہ اس کو وہ لوگ اون کرتے تھے جس کو گورنمنٹ کی ول نہیں تھی کہ ان کو وہ ٹیکس کے نیٹ میں لائے، تو دیر